नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज एक बार फिर ऑनलाइन श्रीजून के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वतंत्रता संग्राम की सीरीज में 1857 के विद्रोह को हम लोग पढ़ रहे थे और प्रारंभिक बातें हो चुकी थी। आज उसी बात को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था 1857 का विद्रोह हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक माइल स्टोन है, मील का पत्थर है। और इस बड़े लेसन को संभालने के लिए हमने इसकी फ्रेमिंग की थी। सबसे पहले 1857 का विद्रोह के प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं इसमें मैंने बताया था। फिर इस विद्रोह के स्वरूप के बारे में, नेचर के बारे में, प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, इस विद्रोह के कारण कौन से हैं, इसका प्रसार कैसे हुआ, इसकी सफलता के कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या था, ये सारी बातें इसमें करनी थी। तो प्रमुख बातों में मैंने बताया था 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटेन की साम्राज्ञी थी महारानी विक्टोरिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पार्मेस्टोन। इस विद्रोह के मुख्य कमांडर थे कैंपबेल। ये विद्रोह केवल उत्तर भारत में हुआ, उत्तर मध्य भारत में, जिसमें आज का यूपी, अवध, बिहार, राजस्थान जैसे राज्य आते हैं। साउथ इंडिया में इस विद्रोह की आंच नहीं पहुंची, या ये कह सकते हैं कि दक्षिण का क्षेत्र इस विद्रोह से लगभग दूर था। और यही वजह थी कि ये विद्रोह उत्तर भारत में था और इसीलिए कुछ लोग इसको राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते। लेकिन इसका असर उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा है, इसलिए वीर सावरकर ने इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम तक कहा है। इस तरीके से डिजरायली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह माना। मजूमदार ने इसको ना तो राष्ट्रीय माना, ना विद्रोह माना, ना ही राष्ट्रीय विद्रोह माना। सेन इसको एक धूल भरी आंधी कहते हैं। कुछ पुस्तकें भी मैंने बताई थी। फिर इस विद्रोह के कारण कौन कौन से हैं, यहाँ से बात बढ़ानी थी। तो आज शुरू करते हैं आज का टास्क, इस विद्रोह के प्रमुख कारण। देखिए, कारण तो बहुत हैं, जैसे इकोनॉमिकल, आर्थिक, सोशल, सामाजिक, रिलीजियस, धार्मिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, और मिलिट्री, सैनिक कारण। क्वेश्चन इन दोनों से बनेंगे, बता हम सब थोड़ा थोड़ा देते हैं। सबसे पहले आर्थिक कारण। देखिए, आर्थिक कारण की अगर बात करें, अंग्रेजों ने देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया और किसानों को लगान ज़्यादा देना पड़ता था। खदान फसलों के स्थान पर जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जैसे नील की खेती, कपास की खेती, ये सब करना होता था। और अकाल पड़े चाहे सूखा, किसानों को कोई रियायत नहीं थी। तो जब विद्रोह शुरू हुआ तो जब सब चले तो किसान भी चले। तो आर्थिक कारण कुछ हद तक माने जाते हैं। जब मैंने बताया था, जब आग जलती है तो कई उसके फैक्टर होते हैं, को फैक्टर, जैसे हवा चलती है, फिर उसमें घी भी कोई डाल देता है, फिर कोई कपूर भी डाल देता है। सामाजिक कारण में अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक सिस्टम पर अटैक किया, जैसे बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया, सती प्रथा का अंत किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हम काफ़ी परंपरावादी, रूढ़वादी थे। तो कोई जब हमारी परंपराओं पर उंगली उठाता है तो हमें मिर्ची लगती है। जैसे आज के ज़माने में टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी बनाई गई, क्योंकि दरवाज़ा बंद जब तक नहीं होगा बीमारियां फैलेंगी। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने के लिए हमें आगे आना पड़ा। लेकिन अभी भी समाज के कई ऐसे ठेकेदार हैं जिनको लगता है कि घर में तुलसी का पेड़ है तो उसमें ये काम कैसे हो सकता है। तो उनकी सोच बदलनी पड़ेगी, और सोच तभी बदलेगी जब हम पढ़े लिखे होंगे, थोड़े से आधुनिक होंगे। यही चीज़ यहाँ पर भी थी, भारत रूढ़ियों में जकड़ा था अधिकतर। तो सामाजिक सिस्टम सुधारा गया। राजा राम मोहन राय ने इसीलिए विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर के सती प्रथा का अंत किया, लेकिन कुछ लोगों को लगा ये गलत है। तो सामाजिक कारण में कुछ इस टाइप के जो लोग थे उन्होंने भी विद्रोह का सपोर्ट किया। धार्मिक कारण भी कुछ हद तक माने जा सकते हैं, जैसे ईसाई मिशनरीज भारत में आई तो उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया और हिंदू धर्म या बाकी धर्मों का
कुछ हद तक मजाक किया, धर्मांतरण हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ। धर्म की चोट वैसे भी बहुत गहरी होती है और इसी आधार पर धार्मिक कारण भी माने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक कारण या प्रशासनिक कारण और सैनिक कारण। राजनीतिक कारण इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूरे भारत में जितने भी राज्य थे, देशी रियासतें थीं, राजे रजवाड़े थे, तो अंग्रेज़ों ने 1835 के एक्ट के बाद भारत में 1833 कह सकते हैं, जो 1833 का एक्ट आया था, उसमें यह था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक अधिकार मिल गए। वो आर्थिक क्षेत्र छोड़कर अब केवल भारत में प्रशासनिक लेवल पर काम करेगी और कंपनी को आगे बढ़ाएगी। साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। डलहौजी ने इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया और पूरे भारत में ब्रिटिश झंडा फहराया जाए, इसके लिए जितनी भी रियासतें थीं उनको मर्ज करने की कोशिश की गई, उनको छीनने की कोशिश की गई, उनको हड़पने की कोशिश की गई। इसकी हालांकि शुरुआत सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने कर दी थी अपनी सहायक संधि के द्वारा। जितने आसपास के राज थे उनसे सहायक संधि की गई, जबरन हस्ताक्षर कराए गए, ये कहकर कि आपके राज्य की सुरक्षा हम करेंगे, बदले में आपको एक रेजिडेंसी रखनी पड़ेगी, उसको आवास, रहने खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मतलब ये उंगली पकड़ने की कोशिश थी, पहुंचा तो हमारा अपने आप आ गया था। ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक कारण में जो क्वेश्चन बनेंगे, तो वेलेस्ली की सहायक संधि कब हुई, सबसे पहले किसमें हुई, और डलहौजी की हड़प नीति क्या है और उसका क्या प्रभाव है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, यही हमारी मेन हेडिंग हो जाएगी। तो प्रमुख कारण में राजनीतिक कारण, और इसमें भी सबसे पहले वेलेस्ली की सहायक संधि। सहायक संधि को इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस। ठीक, तो सहायक संधि 1798 में मानी जाती है और इस संधि के अनुसार प्रथम जो राज्य है जिसका विलय हुआ वो है हैदराबाद। हैदराबाद का जो निजाम वंश है इसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। देखिए 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या हुई, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। उस समय हैदराबाद ने मैसूर के विरुद्ध अंग्रेजों का सपोर्ट किया, लेकिन हैदराबाद की रियासत को सहायक संधि के अंतर्गत अंग्रेजों के साथ एग्रीमेंट करना पड़ा। तो हैदराबाद हुआ, इसके साथ और भी राज्य हैं लेकिन उसमें नहीं उलझेंगे हम। इसमें आते हैं अवध प्रांत, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में अवध है। तो अवध प्रांत 1801 में इसने सहायक संधि की और अवध चूंकि नवाबों का क्षेत्र है, तो 1801 में नवाब सादात अली खान या सादत अली खान उस समय अवध के नवाब थे और इन्हीं के समय अवध ने सहायक संधि पर 1801 में हस्ताक्षर किए। 3 क्वेश्चन बनेंगे। अवधि ने सहायक संधि पर कब हस्ताक्षर किए? 1801 में। उस समय अवध का नवाब कौन था? सादात अली खान। और यही काम जब डलहौजी का आप पढ़ेंगे तो डलहौजी के समय अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे और 1853 में अवध ने सहायक संधि के डलहौजी की हड़प नीति के आधार पर अवध का विलय किया गया था 1856 में 53 में झांसी का।
तो बेलेजली की सहायक संधि से राज्यों को घेरने की कोशिश की गई। बची कुची कसर जो थी वो मिस्टर डलहौजी ने पूरी कर दी। डलहौजी की हड़प नीति या व्यवगत सिद्धांत इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस, और इसकी शुरुआत अठारह में हुई। और डलहौजी की हड़प नीति में प्रथम राज्य सतारा 1848 में सतारा जो महाराष्ट्र में पड़ता है, डलहौजी की हड़प नीति के आधार पर बिलाया गया। इसके बाद झांसी 1853, अवध 1856। झांसी और अवध का इस विद्रोह से संबंध है। 1853 में झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई या मनु, उनके पति मृत हो चुकी थी, उनके पुत्र थे दामोदर राव। डलहौजी की हड़प नीति के आधार पर जिनके कोई बेटा नहीं है तो वो बेटा गोद नहीं ले सकते, एडॉप्ट नहीं कर सकते, तो दत्तक पुत्र होगा नहीं, माना नहीं जाएगा, और आपका जो होगा वही माना जाएगा। तो अंग्रेजों ने बहुत गेम खेला, राज्यों को मिलाने के चक्कर में जिनका बेटा था उनको भी मरवा दिया किसी तरीके से। तो लक्ष्मीबाई के साथ भी यही हुआ, इनके पति उनके बेटों की षड्यंत्र से हत्या हुई विष मिलाकर। तो इन्होंने एक पुत्र गोद लिया परिवार का ही, उसका नाम दामोदर राव ही रखा। अंग्रेजों ने कहा इसको तो हम मानेंगे ही नहीं, और इसी आधार पर झांसी का विलय 1853 में हुआ। लक्ष्मीबाई ने बार बार कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन उनको झांसी छोड़ना पड़ा, और उसी कारण वो अंदर से अंदर सुलगती रही। इसी बीच सैनिकों ने बगावत कर दी, विद्रोह सड़क पे आ गया। तो लक्ष्मीबाई बाकी जो उनके सपोर्टर्स थे, चाहे वो काले खां हों, चाहे वो तात्या टोपे हों, इन सबको मौका मिला और इन्होंने उस विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो इस आधार पर इस विद्रोह के कई क्षेत्रीय रीजन भी आ जाते हैं। अवध की अगर बात करें तो अवध में अंतिम नवाब बाजिद अली शाह के पुत्र थे बिरजिश कादिर, बेगम थी हजरत महल। अवध में पुत्र था तो ये प्रॉब्लम तो थी नहीं। अंग्रेजों ने अगली शर्त लगा दी कि जिनके बेटा भी है, अगर वहाँ का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं चल रहा है, अगर प्रशासन में दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में हम अवध का विलय कर लेंगे। तो अवध का प्रशासन अच्छा था ऐसा नहीं था, लेकिन जब किसी के आप हाथ धो के पीछे पड़ जाएं तो फिर आप उस पर कई आरोप लगा देंगे। तो अवध के जो रेजिडेंट थे मिस्टर आउटरम, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जो एक झूठी मूठी रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि अवध में काफ़ी ज़्यादा कुशासन है, बैड एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ का प्रशासन सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो इसी आधार पर अवध का विलय किया गया और बाजिद अली शाह को पेंशन देकर के कलकत्ता भेज दिया गया। और जब ये विद्रोह शुरू हुआ तो बेगम हजरत महल ने अपने अवध को बचाने के लिए प्रयास किए। तो झांसी में लक्ष्मीबाई, जब ये विलय हुआ तब थी, और अवध में नवाब बाजिद अली शाह जो अंतिम थे। अवध, यहाँ पर एक पॉइंट मैं बना देता हूँ
जो विलय हुआ है उसका आधार क्या है, बेस ऑफ मर्जिंग। तो झांसी की अगर बात करें तो इसका आधार है दत्तक पुत्र, गोद न लेना। आप बेटा नहीं ले सकते, गोद। और अवध का आधार है कुशासन, बेड एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके लिए इसका आधार है आउटरम की रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो अवध के समय नवाब वाजिद अली शाह थे, इसका प्रशासन के आधार पर विलय किया गया। आउटरम की रिपोर्ट को इसमें बेस माना गया और वाजिद अली शाह को पेंशन दे दी गई और उनसे कहा गया कि आप कलकत्ता जाओ और अवध हमको लाओ, हम संभाल लेंगे, तुम्हारे बस का नहीं है। अच्छा ठीक। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ विद्रोह नहीं हुआ, जैसे पंजाब। लेकिन अंग्रेजों ने जब आदत दिमाग में बैठ गया कि हमें छीनना है, हटना है, तो कोई ना कोई तरीका हम खोज ही लेंगे। तो पंजाब में राजा दिलीप सिंह थे, यानी ये काम किया नहीं जो डलहौजी की शर्त थी। दूसरा था प्रशासन, तो रानी जिंदा प्रशासन अच्छा चला रही थी। तो डलहौजी ने तीसरी शर्त रख दी, युद्ध करो, अगर युद्ध करिए जो जीत जाए वो उसी का। और आप जानते हैं कि अंग्रेज जीतने देंगे नहीं, क्योंकि उनकी अपनी पॉलिसी है। तो यहीं से पंजाब और ब्रिटिश युद्ध हुए, आंग्ल पंजाब युद्ध दो हुए। और फाइनली रिजल्ट यही है कि दिलीप सिंह जो कम आयु के थे उनको पेंशन दे करके बाहर भेज दिया गया। रानी जिंदा को पेंशन देकर के शेखपुरा भेज दिया गया और पंजाब का विलय 1845 तक हो गया। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से पूरा का पूरा भारत अंग्रेजों के कैप्चर में हो गया। तो जब हम विद्रोह के रीजन की बात करते हैं तो राजनीतिक कांड में बेलजली की सहायक संधि के जनक कौन है? बेलजली की शुरुआत कभी 1798, पहला राज्य सहायक संधि जिसने की हैदराबाद। बाकी और भी है, लेकिन आगे जैसे जैसे मौके मिलते जाएंगे हम बताते चलेंगे, तो इसे बहुत ज़्यादा अभी फैलाने की जरूरत नहीं है। डलहौजी की हड़प नीति शुरू हुई 1848 में। पहला राज्य था सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, ये सब क्रम है, लेकिन इसका सही मौका जब मिलेगा हम खुद बता देंगे। झांसी और अवध से हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम विद्रोह पढ़ रहे हैं। तो झांसी 1853 में लक्ष्मीबाई के समय और अवध नवाब वाजिद अली शाह के समय। ये ध्यान रखना है, जब सहायक संधि हुई थी तो नवाब थे सादात अली खां और जब विलय किया गया तो थे वाजिद अली शाह। अवध का आधार क्या है? कुशासन। और रिपोर्ट किसकी थी? आउटरम की। इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेन कारण है जहाँ से विद्रोह को हवा लगी, शुरुआत हुई, वो है सैनिक कारण। मिलिट्री रीजन। सैनिक कांड का सबसे मेन रीजन था वो आप जानते हैं कि ब्राउन बेस राइफल पहले प्रयोग होती थी, बाद में एक नई राइफल आई एनफील्ड, जिसमें जो कारतूस होते थे उनका जो बारूद होता था उसमें नमी ना लगे, वो अपना काम करे, सूखे ना, मतलब उसमें सीलन ना आ जाए, इसके लिए जो कैप थी उसमें चर्बी लगाई जाती थी, फैट, गाय और सूअर की, ये माना जाता है। और हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग बिल्कुल धर्म के अनुसार गलत है। तो अंग्रेजों ने जानबूझकर इसका प्रयोग किया जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों और विद्रोह को हवा मिले। तो इसी आधार पर एनफील्ड राइफल में चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग हुआ और ये कारतूस कलकत्ता के दमदम स्थान पर बनाए जा रहे थे। मंगल पांडे जो सैनिक थे 34 बटालियन के बंगाल में, उन्होंने कारतूसों का प्रयोग किया। उनको पता नहीं था इसमें चर्बी है गाय की,
और दांत से उसको काटना पड़ता था, फिर उसकी कैप में बुरादा डालना पड़ता था, फिर उसको दबाना पड़ता था रॉड से। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जब दमदम में पता लगाया कि ऐसा है तो उन्होंने बगावत शुरू कर दी और उसी झड़प में बॉग और ह्यूसन में एक की हत्या हो गई, एक को चाकू लग के घायल कर दिया। तो ये विद्रोह 29 मार्च 1857 को हुआ था। मंगल पांडे को अरेस्ट किया गया और 8 अप्रैल 1857 में उनको फांसी हो गई। मंगल पांडे के फांसी के बाद बाकी सैनिकों ने भी इसका विद्रोह शुरू किया। कुछ जगह तो विद्रोह दब गया, लेकिन मेरठ में 10 मई को बगावत थोड़ी सी ज़्यादा हुई। सैनिकों ने बगावत की क्योंकि मेरठ के सैनिकों को भी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत किया गया। बाद में उन्हीं सैनिकों ने बगावत की और मेरठ से फिर दिल्ली चले गए 11 मई। दिल्ली के जो बादशाह जफर थे अंतिम मुगल, वो लाल किले में कैद थे। सैनिकों ने लाल किले को आज़ाद कराया। बादशाह को अपना बादशाह माना कि हम आपको ही अपना राजा मानते हैं और हम चाहते हैं कि आप भारत के दोबारा सम्राट बने और हम सब आपके साथ हैं। यहाँ से शुरू हुई, लेकिन सोचा था जितना सरल उतना सरल था नहीं, क्योंकि हमारे पास जोश तो था लेकिन संसाधन सीमित थे। धीरे धीरे ये विद्रोह फिर फैलता गया, क्योंकि इस विद्रोह की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें सेंट्रलाइजेशन नहीं था, क्षेत्रीयतावाद था। तो जैसे जैसे आगे विद्रोह बढ़ता गया, पीछे से हटता गया। तो इसी तरीके से ये अलग अलग स्थानों में अलग अलग क्रम में फैला और अलग अलग क्रम में ये क्लोज भी हुआ। तो सैनिक काल में हम लोग यही मेंशन करेंगे कि इसकी शुरुआत बैरकपुर के विद्रोह से हुई। इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी इसमें आ सकता है, कि नोट्स का जो तरीका है वो पूरा पॉइंट वाला है। आप चाहे तो क्लास पढ़ते समय अपना नोट्स बनाते रहिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप नए हैं तो पेन कापी लेके बैठें और फील करें कि हम ऑफलाइन क्लास आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम आपके साथ ही लिख रहे हैं। तो ये आपकी कॉपी में आ जाएगा तो एक तो लिखने से ज़्यादा तैयार हो जाएगा। फिर जब पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो वही नोट्स आप अपना मार्क करके देखते रहें। कोई कन्फ्यूजन हो, तो वीडियो आपके पास है ही ऑलरेडी। तो इस तरीके से चीज़ें और बेहतर होंगी। बैरकपुर का विद्रोह सबसे पहले प्लेस बंगाल प्रांत, बंगाल प्रांत में ही इसका समय 29 मार्च 1857। इस विद्रोह के नायक मंगल पांडे मंगल पांडे 34th 34वीं बटालियन के सिपाही थे, सैनिक थे। ये भी पूछा जाता है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनते हैं वहाँ हम वैसे भी हाईलाइट कर देते हैं। बटालियन के सोल्जर्स थे। और इस विद्रोह का कारण क्या था? चर्बी लगी, जो बुलेट्स हैं, कारतूस हैं, इनका विरोध। और राइफल थी एनफील्ड। इस विद्रोह में मर्डर, हत्या, बाग और ह्यूसन, ये अंग्रेज ऑफिसर्स थे। मंगल पांडे ने विरोध किया तो विरोध में ये दोनों सामने आ गए और यह हत्या मंगल पांडे के द्वारा हुई, भाई मंगल पांडे। तो ऐसी स्थिति में
फांसी किसको? मंगल जी को। इतना तो आप समझदार हैं। 8 अप्रैल 1857। ये पॉइंट इस विद्रोह में निकलते हैं। तो प्लेस पूछा जाए, स्टेट, तो बंगाल का बैरकपुर। 29 मार्च को ये विद्रोह शुरू हुआ। एक सैनिक विद्रोह था। इससे पहले भी कई सैनिकों ने विद्रोह किया, ऐसा नहीं कि ये पहली घटना है, लेकिन शुरुआत इस विद्रोह से हुई। और इसी आधार पर माना जाता है कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख प्लेस कौन सा है, पहला प्लेस कौन सा है। तो कुछ लोग इसमें बैरकपुर मान लेते हैं, कुछ लोग इसमें मेरठ मान लेते हैं। तो डाउट आपका मैं क्लियर कर दूं, 1857 के विद्रोह का जो पहला स्थान है वो तो मेरठ ही होगा, 10 मई। लेकिन इस विद्रोह का जो बैरकपुर है वो इस विद्रोह के होने का प्रथम कारण माना जाता है। ना सैनिकों ने बगावत की होती, ना मंगल पांडे ने मर्डर किया होता, ना उनको फांसी हुई होती, ना सैनिकों में बदले की भावना जगी होती। तो बैरकपुर इज ए मिलिट्री रीजन फॉर ओपनिंग द रिवोल्ट एंड फर्स्ट प्लेस इज मेरठ। इसलिए जब क्रम पूछा जाता है तो मेरठ से दिल्ली, उसी क्रम से क्वेश्चन बनते हैं। तो इतना इसमें होगा। तो 2 डेट हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, रीजन से हम आगे बढ़ते हैं। इस विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ, तो आपकी सुविधा के लिए हम इसमें जो टॉपिक है उनको अलग अलग तरीके से कर देते हैं। एक ही चार्ट बनाएंगे, उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन उसमें टेबल वाइज आते हैं, किस प्लेस पे कौन सा लीडर है, किस प्लेस पे कौन कमांडर है। देखेंगे जैसा मैनेज होगा, लेकिन इस हेडिंग को मैं हटा देता हूँ। विद्रोह का प्रसार। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले उस पर दिमाग लगाते हैं। 4 प्लेस दिए होते हैं, 4 लीडर दिए होते हैं और क्रम पूछा जाता है। जैसे नाना साहब, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और पीर अली। या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमदुल्लाह ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज थे, तो कमांडर भी पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन सीरीज वाइज आता है। कैसे? ऐसे 4 प्लेस दिए हैं, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, 5 है। 1857 का विद्रोह इन स्थानों में किस क्रम से हुआ। या महत्वपूर्ण यानी कि आपको डेट आती है, महत्वपूर्ण ये है कि क्रम आना चाहिए। तो यही क्वेश्चन चेंज कर दें। 1857 का विद्रोह इन स्थानों में किस क्रम से अंत हुआ, यानी ओपनिंग किस क्रम से हुई, क्लोजिंग किस क्रम से हुई। प्लेस वही है, छोटे मोटे प्लेस तो बहुत हैं, लेकिन जो मेन प्लेस हैं उसमें राजधानी दिल्ली, अपने यूपी की लखनऊ, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद। तो संयुक्त प्रांत में यानी आज हमारे उत्तर प्रदेश के प्लेस सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि यह विद्रोह इसी क्षेत्र में सबसे अधिक हुआ। तो पहला काम तो हम यही कर लेते हैं, विद्रोह का क्रम आने का और जाने का, विद्रोह के शुरू होने का, विद्रोह के ख़त्म होने का। टाइमिंग इसकी हम हटा देते हैं, उसमें कहीं ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रम दिमाग में रखिए। तो सबसे पहले यही करते हैं, जो उसके प्रमुख स्थान हैं उनका सीरियल क्रम। प्रारंभ और अंत या समाप्ति। मतलब किसकी? विद्रोह की।
जो विद्रोह है उसका प्रारंभ, उसका अंत किस क्रम से हुआ। तो सबसे पहले मेरठ। अब किसने किया ये अगले सेक्शन में लाएंगे। मेरठ के बाद अगला प्लेस जो मिलता है वो है दिल्ली। दिल्ली में बहादुर शाह जफर उनके सैनिक थे, यहाँ पर ये सैनिक पहुंचे। दिल्ली के बाद लखनऊ, झांसी, फिर कानपुर, इलाहाबाद। और एक प्लेस लास्ट में लिखता हूं, जगदीशपुर, बिहार में पड़ता है, या दानापुर। जगदीशपुर या दानापुर, ये प्लेस है जो अलग अलग क्रम में हुए। अलग अलग बुक्स में इनकी डेट भी थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, तो हालांकि डेट का ज़्यादा इशू नहीं है, फिर भी आप शिकायत ना करें कि सर आपने बताई नहीं। तो 10 मई मेरठ, 11 मई दिल्ली, 30 मई लखनऊ, 4 जून झांसी, 5 जून कानपुर, तो 6 जून इलाहाबाद, और 12 जून जगदीशपुर। ध्यान ये रखना है कि जब विद्रोह शुरू हुआ तो इसकी शुरुआत मेरठ के बाद दिल्ली में हुई, मेरठ के बाद दिल्ली में हुई, दिल्ली के बाद फिर लखनऊ हुआ। लेकिन जब विद्रोह का अंत होता है तब दिल्ली के बाद जो अगला प्लेस आता है वो कानपुर हो जाता है। बाकी क्रम वही रहेगा, बस जो कानपुर है वो पहले आ जाएगा, अंत में ओपनिंग में कानपुर नीचे रहेगा, लखनऊ ऊपर आ जाएगा। बाकी झांसी कानपुर सब अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे। और मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत सही तरीके से देखा जाए तो इसकी शुरुआत राजधानी से हुई। तो इस आधार पर अब उसका अंत अगर देखें तो ये चीज़ें और स्पष्ट हो जाती हैं। तो कोई भी 4 प्लेस हैं तो उनको देखते हैं कैसे आप याद करते हैं। तो इसमें एक तरीका ये है मेरे हिसाब से कि दिल्ली हमारी राजधानी है, पहले भी थी आज भी है, और उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं तो यूपी की राजधानी आज लखनऊ है, पहले फैजाबाद थी, पहले अवध प्रांत था, संयुक्त प्रांत, फिर अवध प्रांत। तो जब विद्रोह की शुरुआत हुई तो विद्रोह कैपिटल टू कैपिटल चला, राजधानी से राजधानी। ये आपको समझने की, देखिए समझ जो होती है वो लिखी नहीं जाती, समझी जाती। तो हम समझा रहे हैं, फिर भी काम की बातें लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप भूले ना, कैपिटल टू कैपिटल। तो जब शुरुआत हो तो आप दिल्ली के बाद लखनऊ को ले आए, बाकी फिर झांसी कानपुर इलाहाबाद ये जैसे थे वैसे रहेंगे। एक और ख़ास बात, एग्जाम में ऐसा ना हो जाए कि कानपुर पहले आ जाए, झांसी बाद में आ जाए, इलाहाबाद उसके बाद आ जाए। तो आप देखिए लखनऊ, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद ये चारों यूपी के प्लेस हैं, उत्तर प्रदेश के, ठीक। तो यूपी में 4 हैं,
तो दिल्ली के बाद लखनऊ रहेगा जो कि कैपिटल है यूपी की, तो कैपिटल टू कैपिटल रहेगा। बाकी बचेंगे 3, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद। तो इनको याद रखने के लिए डेट भी देखिए 4, 5, 6, तो डेट तो चलो सेकेंडरी है। तो आप इनकी साइज जरा देखो, साइज का मतलब है इनके जो वर्ड हैं हिंदी में उनको जरा देखिए। झांसी में 2, जहाँ वर्षा, कानपुर में 4, इलाहाबाद में 5। तो इलाहाबाद खाते पीते घर का है, यानी उसके जो वर्ण हैं ज़्यादा हैं। तो जैसे जैसे इनके वर्णों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी डेट भी चढ़ती जाएगी, तो ये आसानी से तैयार हो जाएंगे। बाकी आपका जो भी तरीका हो अपना यूज करें, लेकिन सबके अपने अपने तरीके हैं। तो इस विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई, मेरठ के बाद दिल्ली, और दिल्ली से ही विद्रोह शुरू हुआ, और दिल्ली के बाद फिर राजधानी से हम राजधानी आए, और उसके बाद झांसी, कानपुर, इलाहाबाद का जो क्रम है वो देखिए। उसके लिए झांसी, फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद, और इलाहाबाद के बाद जगदीशपुर इस विद्रोह का अंतिम प्लेस माना जाता है। और बीच में कई और भी प्लेस हैं, जैसे बरेली है, फैजाबाद है, वो इस विद्रोह के माइलस्टोन नहीं है, वो आसपास के क्षेत्र में। जैसे लखनऊ में जब बगावत हुई होगी तो लखनऊ के आसपास फैजाबाद भी आता है, तो फैजाबाद में विद्रोह हुआ। ऐसे मेरठ में हुआ तो रोहिलखंड में भी हो गया, लेकिन ये सेंटर है मेन। जगदीशपुर में इस विद्रोह की आंच सबसे लास्ट में पहुंची, और जगदीशपुर में ही विद्रोह सबसे अंत में ख़त्म भी हुआ। यानी जगदीशपुर लास्ट प्लेस ऑफ ओपनिंग एंड लास्ट प्लेस ऑफ क्लोजिंग, यानी हम कह सकते हैं ये इस विद्रोह का लास्ट प्लेस है, अंतिम प्लेस है, जब ये दोनों फर्स्ट प्लेस हैं, पहले और अंतिम। जगदीशपुर में कौन इसका लीडर था वो सेकेंडरी मैटर है, पहले हम जो क्रम है इनको ध्यान रखें, क्योंकि मेन चीज़ है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड अगर पढ़ेंगे तभी चीज़ें हाथ में आएंगी। और डेट सेकेंडरी है, तो फिलहाल मेरठ 10, दिल्ली, मेरठ के बाद दिल्ली आता है 11, लखनऊ मई के अंत में, फिर 4, 5, 6 झांसी, कानपुर, इलाहाबाद। इस तरीके से आप इसको निकालिएगा। अब आते हैं विद्रोह का अंत कैसे हुआ, किस क्रम से हुआ। तो दिल्ली किसने किया, कौन था, ये इसके बाद आ जाएगा। दिल्ली के बाद क्या होगा, मैंने कहा था कि जो कानपुर है ये जंप करके लखनऊ के पास चला जाएगा, और लखनऊ नीचे आ जाएगा, इतना अंतर आएगा। तो विद्रोह कानपुर क्यों होगा, इसकी भी वजह है, बताएंगे अभी। दिल्ली, कानपुर, इसके बाद फिर लखनऊ, फिर झांसी, कानपुर यहाँ से उठेगा और लखनऊ के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ कानपुर 80 किलोमीटर का अंतर है। तो विद्रोह को पहले कानपुर में दबाया गया, फिर लखनऊ, उसके बाद झांसी, फिर इलाहाबाद, और अंत में फिर जगदीशपुर। तो दिल्ली फर्स्ट प्लेस है, और जगदीशपुर लास्ट प्लेस है। ठीक, इनकी डेट ना लिखवा करके एक मोटा मोटा अंदाजा हम आपको दे देते हैं। पर सबसे पहले तो प्लेस ध्यान रखना है कि दिल्ली मेरठ को अगर हम छुपा लें थोड़ी देर के लिए, तो दिल्ली दोनों में टॉप पर है,
दिल्ली से विद्रोह की शुरुआत हुई, चूँकि हमारे जो राजा थे वो दिल्ली में थे बादशाह, उन्हीं को हमें भारत का सम्राट बनाना था। और अंग्रेजों ने विद्रोह को क्लोज करने में दिल्ली को ही क्यों चुना, उसकी भी एक राजनीतिक वजह है। आपने कभी शतरंज खेला होगा तो देखा होगा, शतरंज की चाल में हमारा पहला उद्देश्य यही होता है कि राजा हाथ में आ जाए तो बाजी सारी रखी रह जाएगी। आप किसी युद्ध को देखें, अगर उस युद्ध में जो उसका जो मेन हेड है, युद्ध का नायक है, उसको ही अगर हम हटा देते हैं, मार देते हैं, तो सैनिकों का जोश ठंडा हो जाएगा, क्योंकि किसके लिए लड़ेंगे, क्योंकि वही नहीं रहा। तो इसी आधार पर शतरंज में हर हालत में राजा को बचाने की कोशिश की जाती है। उसके आसपास वजीर होता है, सैनिक आगे होते हैं, तो जिसका राजा बच गया वही जीत गया। यहाँ भी यही था। अंग्रेजों ने दिल्ली को इसलिए चुना कि मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर दिल्ली में ही थे और पूरे भारत की जनता के वो सिंबल थे, उनको हटाना था। हडसन और उनकी पूरी टीम थी, नील लॉरेंस जैसे लोग, जिन्होंने हुमायूं के मकबरे में एक लंबी लड़ाई लड़ी। मिर्जा गालिब जो फेमस शायर हैं वो उस समय वहीं लाल किले के आसपास उपस्थित थे। हुमायूं के मकबरे में उन्होंने जो खून खराबा हुआ देखा और बताया था कि भारत में इतना रक्त का जो महासागर फैला है पहली बार हमने देखा। हुमायूं के 2 बेटे 2 पोते वहीं जिंदा मार दिए गए, दीवारों में चिनवा दिए गए। और बहादुर शाह जफर क्योंकि इतने व्रत थे तो उनकी सजा यही थी कि उनको भारत से बेदखल करके रंगून भेज दिया जाए। तो इतने बड़े मुगल बादशाह, मुगल सम्राट जिसकी शुरुआत बाबर ने की थी, और 1858 तक आते आते इस मुगल बादशाह को अपने कफन के लिए, अपनी कब्र के लिए 2 गज जमीन भारत में नहीं मिली। तो भाई कहा गया है क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। तो सिकंदर का सब कुछ यहीं रह गया, तो इसीलिए दिल्ली को जीता। कानपुर को उसके बाद क्यों चुना, क्योंकि दिल्ली के बाद जो पेशवा थे, बसीन की संधि जब हुई थी तो पेशवा को कानपुर के पास जो बिठूर पड़ता है वहीं पर उनको पेंशन पर रहने को दिया गया। तो जो पेशवा थे उनके ही बेटे थे नाना साहब, तो वो पेशवा की जो पावर के थे वो सिंबल थे। और पेशवा थे दक्षिण भारत में, वो प्रधानमंत्री या कह सकते हैं एक वजीर के रूप में माने जाते थे। आपने सुना होगा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव मूवी भी आई थी, बाजीराव मस्तानी। तो वो जो काम चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य ने किया, वो प्रधानमंत्री थे, वही काम दक्षिण भारत में शाहजी थे, उनके पेशवा थे बाजीराव। तो पेशवा का पद फिर आनुवंशिक हो गया। पहला पद बालाजी विश्वनाथ को मिला, फिर उनके बेटे बाजीराव फर्स्ट को मिला, जिनके नाम से ही बाजीराव मस्तानी मूवी बनी। काफ़ी पराक्रमी थे, दिल्ली तक उन्होंने अटैक किया। फिर उनके बेटे थे बालाजी बाजीराव, और फिर श्रृंखला चलती रही। तो इसी तरीके से आज भारत के महामहिम हैं राष्ट्रपति रामनाथ जी, उनके वजीर हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो कुल मिलाकर के पेशवा की जो पावर थी उसका प्रतिनिधित्व करते थे नाना साहब, वो थे कानपुर के पास। तो अंग्रेजों ने कहा आप राजा को तो जीत ही लिया, वजीर को भी तोड़ दिया जाए, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तभी दिल्ली के पास कानपुर को चुना गया। कानपुर के बाद अगला प्लेस था अवध, क्योंकि अवध में सैनिक सबसे ज़्यादा थे। और अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, वो तो पेंशन दे के भारत से में कलकत्ता में थे, लेकिन बेगम हजरत महल काफ़ी एक्टिव थी। तो अवध को अगर जीत लिया तो पूरा उत्तर भारत हाथ में आ जाएगा। दूसरी बड़ी बात, दोनों नज़दीक थे। तो जिन्होंने कानपुर को जीता कैंपबेल, उन्होंने अवध को भी जीता, उन्होंने फैजाबाद को भी जीता। तो उत्तर भारत के जो मेन प्लेस हैं, उनके जो नायक हैं वो कैंपबेल ही हैं, अवध, कानपुर, फैजाबाद। जबकि झांसी के हीरोज हैं, इलाहाबाद के नील हैं, जगदीशपुर के टायर और टेलर हैं, वो हम आगे बताएंगे। इसके बाद फिर लखनऊ पे आए, और फिर उसी क्रम में झांसी और इलाहाबाद और जगदीशपुर, ये उसी क्रम में रहेंगे। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, तो हम राजधानी से राजधानी चलें, दिल्ली से जाएं लखनऊ, और बाकी के यूपी के जो 3 प्लेस हैं झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, इनकी साइज बढ़ाते जाएं, 2, 4, 5, 2, 4, 5, ऐसे 4, 5, 6 तो अपने आप याद हो जाएगा, क्रम बढ़ते क्रम में। अंत करें तो सबसे पहले दिल्ली, राजा, फिर वजीर, कानपुर, उसके बाद लखनऊ,
फिर जैसे का तैसा। इस विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले अंत में कहाँ हुई, शुरू सबसे लास्ट में कहाँ हुआ, जगदीशपुर। कुंवर सिंह और अमर सिंह जो बिहार के नायक थे, उन्होंने इस विद्रोह की शुरुआत की थी। तो जगदीशपुर में इस विद्रोह की आँच सबसे लास्ट में पहुंची। तो इतनी बातें हैं जो आज बतानी थी, क्योंकि चीज़ें समझानी भी हैं, तो इसलिए सीरीज चला ही रहे, तो उसमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी कि टारगेट रहे कि एक ही वीडियो में सब कुछ डालना है। इससे ये कम से कम थोड़ा पढ़ें, चीज़ें सुरक्षित रहें आपके पास। और हमें लगता है कि अगला क्लास जब आप लेंगे, अगला वीडियो जब देखेंगे, तो ये टॉपिक मेरे हिसाब से कंप्लीट भी हो जाएगा। अब जो आपको मुझे पढ़ाना है वो ये पढ़ाना है, इस विद्रोह के जो प्लेस हैं ये, और बाकी जो प्लेस हैं इनके नायक कौन हैं और कमांडर कौन है। एक चार्ट बनाएंगे, उसमें प्लेस, लीडर और कमांडर। इसके अलावा फिर इस विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे, ऐसा कोई कारण नहीं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ओरल हम 5 मिनट उसको देंगे। फिर इस विद्रोह का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रभाव में आप पढ़ेंगे अधिनियम 1858, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी प्रशासनिक सुधार हुए। इतना कर लेंगे तो ये टॉपिक आपका तैयार। फिर हम तुरंत कांग्रेस की स्थापना शुरू करेंगे और फिर भागते चले जाएंगे। कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफार्म है जिससे आज़ादी की राह आसान हो जाती है। तो उसी क्रम में आप बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे हम आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले क्लास को आप देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।